हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सालासाथी ऐप लॉन्च हो चुकी है, आप सभी को पता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सालासाथी का एक सेपरेट पोर्टल स्टूडेंट के लिए वो भी लॉन्च हो चुका है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, वेब को विजिट कीजिए और वहां से पीडीएफ और टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास हम लोग पिछली क्लास में प्रथम इल्बरी वंश नासिरुद्दीन महमूद हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद मैंने आपको बोला था कि हम लोग अब आगे आएगा बलबन, जो चालीसा के दल का जो सदस्य बना था। और अब हम लोग द्वितीय इल्बरी वंश पढ़ेंगे, जो बलबन के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, द्वितीय इल्बरी वंश। द्वितीय इल्बरी वंश, द्वितीय इल्बरी वंश, इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्थापना, इसका संस्थापक हम लोग बलबन को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगानी है बलबन। प्रथम इल्बरी वंश हम लोगों ने पढ़ा था, उसका संस्थापक हम लोगों ने इल्तुतमिश पढ़ा था। और अब हम लोग यहाँ पे बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो बलबन कहा जाता है कि बलबन एक बहुत ही क्रूर शासक था, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ये इसका क्या है, ये इसका पूरा नाम है। और ये 1266 से 1286 तक इसने यहाँ पे राज किया था। 66 से 86 को नसरुद्दीन महमूद के बाद इसी ने यहाँ पे शासन किया था। अब यहाँ पे मैं आपको बलबन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो एक उपाधि मैंने कल बताई थी, उपाधि, इसकी उपाधि एक नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई। इसको एक उपाधि उल्लूग खां, उल्लूग खां की उपाधि दी गई इसको। किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है किसके द्वारा किसको ये उपाधि दी गई। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के देखिए। हमारे इस चैनल के अंदर सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। और ये अपने आप को क्या कहता था? ये जिल्ले इलाही, जिल्ले, ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। जिल्ले इलाही, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बारे में यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये एक आफरासियाब का वंशज बताया करता था अपने आप को। किसका वंशज? आफरासियाब वंश का, आफरासियाब, आफरासियाब का वंशज बताता था। ये अपने आप को आफरासियाब का वंशज बताता था। ये कहां पे लिखी हुई ये बात? ये बात है एक विद्वान फिरदौसी, मैंने बताया था। फिरदौसी का जो एक किताब थी शाहनामा, वो भी मैंने बता चुका हूं पिछली क्लासेज में। तो फिरदौसी की शाहनामा के अनुसार, फिरदौसी की शाहनामा के अनुसार, ये बात मैंने आपको पिछली क्लासों में बताई हुई। ये तो ये बात क्या करना है आपको यहाँ पे केवल याद रखना है। और ये फिरदौसी किसके दरबार का विद्वान था, ये सब मैंने पिछली क्लास में बता रखी है। तो आपको क्या करना है, ये बात आपको यहाँ पे, अगर आपने नहीं सुनी है तो पिछली क्लासें देखिए। वहां पे आपको मतलब सीरीज को शुरू से देखना है, तभी आपको ये क्लासें समझ में आने वाली है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है बीच में से घुसने का। तो क्या मतलब है? बीच में से अगर घुसते हैं तो पीछे वाला या आगे वाला हमें लाइन से बाहर निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, शुरुआत से
एंड तक देखना है। तो हमारी जो शुरुआत की क्लास हैं उनको भी आपको क्या करना है, देखना है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं और आगे शुरू करते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। अब इसने कुछ नियम भी बनाए थे और एक सिजदा के बारे में आपने सुना होगा, पाबोस या पाइबोस, इन सब के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये इसने क्या किया था, इसने ईरानी राज के दरबारी नियम अपनाए। इसने क्या अपनाए, ईरानी राज के दरबारी नियम अपनाए। इसने ईरानी राज के दरबारी नियम अपनाए थे। और एक चीज, एक शब्द आपको मिला होगा, सिजदा। सिजदा एक पाबोस या पाइबोस, इनका मतलब क्या है, ये आपने जीके में पढ़ा होगा। तो सिजदा मतलब घुटनों के बल प्रणाम करना या घुटनों के बल बैठना, प्रणाम करना एक ही बात है। तो घुटनों के बल या दंडवत प्रणाम बोल सकते हैं हम लोग इसको, दंडवत प्रणाम। इसका मतलब होता है घुटनों के बल बैठ करके प्रणाम करना, ये बात है इसका मतलब। और पाइबोस या पाबोस, इसका मतलब होता है, पाबोस या पाइबोस का मतलब होता है कदम चूमना, कदम चूमना, ये बातें आपको याद रखनी है। और एक ये ईरानी त्योहार भी इसकी देन है, नौरोज। तो ये क्या है, ये एक ईरानी त्योहार है। ये ईरानी त्योहार नौरोज, ये भी इसने यहाँ पे अपनाए थे। सिजदा, पाबोस, ये सब इसने यहाँ पे ईरानी राज के दरबारी नियमों से अपनाए थे। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने लोह रक्त नीति के बारे में सुना होगा। तो लोह रक्त नीति क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग इस मार्कर से लिखते हैं ताकि इंपॉर्टेंट के अंदर आए। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, लोह रक्त नीति। इसने लोह रक्त नीति अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। बहुत ही क्रूर राजा था, इसके दरबार में हंसने की बिल्कुल साफ साफ मनाही थी। हंसने पर ये खतरनाक सजाएं देता था। तो ये इतना खतरनाक और क्रूर शासक था। लोह रक्त की नीति क्या होती है, लोह रक्त की नीति होती है, बलबन क्या करता था, अपने दुश्मनों को तो मार देता था और उसके जो मतलब उसके दुश्मन थे, उसके बच्चों को, उसके रिश्तेदारों को, महिलाओं को क्या करता था, ये अपने गुलाम बना लेता था। तो ये इसने लोह रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये होती है लोह रक्त की नीति। तो दुश्मनों को मार देता था, फिर उनके बच्चों को, महिलाओं को और रिश्तेदारों को क्या करता था, ये गुलाम बना लेता था, बंदी बना लेता था। तो ये लोह रक्त नीति के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसका लिखने की कोई ऐसी है नहीं, आप केवल जो मैंने बताया वो आपको यहाँ पे याद रखना है और आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। और एक चीज और मैं बताऊं इसको, इसने राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया था। राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया था इसने राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया था। और एक इसका और कार्य था चालीसा का खात्मा, चालीसा के दल का, चालीसा के दल को समाप्त, ऐसे लिख सकते हैं हम, समाप्त। चालीसा तुर्कान चहलगानी, मैंने आपको बताया था, चहलगानी को इसने खत्म किया था। अब खत्म क्यों किया आप सबको पता है, बलबन कहां से आया था, ये भी चालीसा के दल का एक मेंबर था। तो इसको क्या लगा,
ये मतलब ये चालीसा के दल से ये अगर राजा बन सकता है तो कोई और भी तो हो सकता है, इसलिए इसने चालीसा के दल को खत्म कर दिया, ऐसा कहा जाता है। क्यों, मतलब इसने सोचा कि अगर मैं चालीसा के दल से राजा बन सकता हूं तो कोई और भी बन सकता है, इतना मतलब शक्तिशाली दल था ये। तो इसने क्या किया, चालीसा के दल को खत्म ही कर दिया। और ये इसके मतलब महत्वपूर्ण कार्य थे। और इसने एक विद्रोह को दबाया था, तुगरील विद्रोह। तुगरील विद्रोह को दबाया, विद्रोह को दबाया इसने। तुगरील विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में ये तुगरील विद्रोह हुआ था, तो उसने इस विद्रोह को दबा दिया था। ये शायद 1279 में हुआ था, 1279, हाँ ये सही है। 1279 में ये तुगरील खान ने विद्रोह किया था, तो इस विद्रोह को इसने दबाया था। और जब ये विद्रोह कर रहा था तुगरील खान, ऐसा कहा जाता है, मतलब ये तुगरील खान विद्रोह कर रहा था तो ये मतलब छुप गया था बलबन से। और फिर किसी के द्वारा बलबन को पता चला कि तुगरील खान वहां छुपा हुआ है, तो इसने क्या किया था, बलबन ने इन तुगरील खान को और उसके सैनिकों को मारा नहीं, उनको जिंदा पकड़ के लाए और मतलब दीवारों पे टंगवा दिया था। तो मतलब ये खतरनाक त्रासदी हुई थी भारतीय इतिहास में, सबसे खतरनाक त्रासदी कहा जाता है इसको। मतलब खतरनाक हिंसा की गई थी बलबन के द्वारा इस विद्रोह को दबाने के बाद। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कौन से शासक ने विद्रोह को दबाने के लिए खतरनाक हिंसा का मतलब परिचय दिया था। तो हिंसा तुगरील विद्रोह के जब दबाया था बलबन ने, तब ये खतरनाक हिंसा हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसको हम लोग सबसे भयंकर त्रासदी भी बोल सकते हैं। तो भयंकर त्रासदी, भयंकर त्रासदी भी बोल सकते हैं इसको। तो इस मतलब सबसे खतरनाक हिंसा का प्रदर्शन किया था इस बलबन ने, तुगरील विद्रोह को दबाया तब। अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में, इसने कुछ विभागों की स्थापना की थी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगानी है विभाग। तो इसके जो विभाग थे, इसने कौन कौन से विभागों की स्थापना की थी या गठन किया था, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग लगाना है विभाग। तो इसने 2 विभागों की स्थापना की थी या गठन किया था। तो सबसे पहला सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, इसमें मतलब मिलिट्री वाला, मतलब सेना वाला विभाग इसने यहाँ पे बनाया था। और दूसरा इसने बनाया था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, ये क्या था, ये एक इसका गुप्तचर विभाग था, मतलब गुप्त सूचनाओं को इधर उधर देना, ये इसका काम था। और मतलब दिल्ली सल्तनत में डाक विभाग का काम भी यही करता था, बरीद ए मुमालिक। ये विभाग ही डाक विभाग का काम करता था। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी कि भाई दिल्ली सल्तनत में डाक विभाग का काम करने वाला विभाग कौन सा है, या गठन किसने किया, बलबन ने किया, विभाग बरीद ए मुमालिक यही है। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है। इसके बारे में क्या है, हम लोग 2 बातें लिख देते हैं। ये एक तो डाक विभाग था, सबसे पहला तो ये गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग मतलब इसकी जो सैलरी वगैरह होती थी वो सुल्तान खुद ही देता था, किसी के अंडर में नहीं थे ये गुप्तचर, मतलब सुल्तान खुद ही इनको सैलरी देते थे, एकदम नकद देते थे। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, डाक। और दूसरा ये डाक विभाग का काम भी करता था, डाक विभाग का काम भी यही करता था, मतलब पत्रों को या लेटर को इधर उधर पहुंचाने का काम यही विभाग करता था। तो सैन्य विभाग इसका एक, इसको क्या कहा गया, दीवान आरिज, दीवान ए आरिज कहा गया इसको। इसका नाम था दीवान आरिज। और इसका मुखिया बनाया गया इमादुल मुल्क, इसका हेड या मुखिया आप कह सकते हैं, मुखिया बनाया गया इमाद उल मुल्क को, इमाद
उल मुल्क को इसका हेड बनाया गया। ये बात आपको यहाँ पे इसके ये दोनों विभागों के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। और अब हम लोग इसकी बात करते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु इसकी कब हो गई थी? मृत्यु इसकी हो गई थी 1286 में। यहां पे लिख देते हैं मृत्यु। मृत्यु की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। फिर 1286 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे इसके मृत्यु के बाद की परिस्थितियां हम लोग पढ़ेंगे। तो मृत्यु के बाद में कौन कौन उत्तराधिकारी आए, मतलब फिर कौन राजा बने, क्या परिस्थितियां हुई, वो 4 साल तक अलग अलग परिस्थितियां होती रही। फिर 1290 में खिलजी वंश आ गया, फिरोज खिलजी द्वारा, वो मतलब 70 साल की उम्र में शासक बना। ये सब हम लोग ये मतलब खतरनाक परिस्थितियां हुई थी 1286 से 1290 के बीच में। तो वो सब अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये दोनों विभाग आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो बलबन के मृत्यु के बाद की परिस्थितियां, हेडिंग लगानी है बलबन की मृत्यु के बाद की परिस्थितियां। बलबन के मृत्यु के बाद की परिस्थितियां, इसके मृत्यु के बाद क्या क्या परिस्थितियां हुई थी वो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, बलबन ऐसे में हम डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। बलबन के क्या हुए थे? 2 बेटे हुए थे। 2 बेटे। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, बलबन के 2 बेटे, एक तो शहजादा महमूद, शहजादा महमूद, दूसरा बुगरा खां, बुगरा खां। बुगरा खां साइड में दिख रहा है क्या? चलिए पूरा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम, और नीचे कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है। चलो इससे नीचे तक दिख रहा है तो अच्छी बात है, पूरा ये इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या होता है, बलबन का जो बेटा होता है ना, ये शहजादा महमूद, ये मंगोल आक्रमण के टाइम पर ये इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब मंगोल आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये क्या करता है, ये अपने पिताजी से डर करके भाग जाता है। इसने वो तुगरिल वाला विद्रोह दबाया था, तब ये वही था, और उसने वहां पे वो टांगे थे उसके सैनिकों को, तो ये भी डर करके भाग गया था। इसको मतलब कहा जाता है, इसको बुलाया गया बलबन के द्वारा, फिर ये आया नहीं। ये मतलब 3 साल के बाद आया था। लेकिन बलबन ने क्या किया था, बलबन ने शहजादा महमूद के जो इसका पुत्र था ना, के खुसरो, शहजादा महमूद का पुत्र के खुसरो, के खुसरो को बलबन ने क्या किया था, शहजादा महमूद के पुत्र को महमूद के पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था। उत्तराधिकारी बना दिया था। ये बात आप सबसे पहले तो 1 नंबर बात ये, 2 नंबर बात ये, शहजादे महमूद का पुत्र के खुसरो, तो इसको इसने उत्तराधिकारी बना दिया गया था। अब क्या होता है, बुगरा खां है ना, इसका भी एक पुत्र होता है। बुगरा खां का पुत्र केकुबाद, इसका पुत्र क्या होता है, केकुबाद। केकुबाद, केकुबाद को क्या करता है, फिरोज खिलजी मार देता है। मृत्यु या हत्या लिख देते हैं। केकुबाद की हत्या कर देता है फिरोज खिलजी। यहीं से अब नया पड़ाव लेने वाली है कहानी, यहीं से खिलजी वंश आने वाला है। तो केकुबाद की हत्या करता है फिरोज खिलजी, और केकुबाद का एक पुत्र होता है, केकुबाद का एक पुत्र होता है क्यूमर्स।
क्यूमर्स, शायद यही नाम है, क्यूमर्स। तो क्यूमर्स होता है ये क्या होता है, नाबालिग होता है, अल्पवयस्क। अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स, इसको क्या करता है, ये फिरोज खिलजी क्या करता है, इसको किडनैप कर लेता है, बंदी बना लेता है और इसकी हत्या कर दी जाती है बाद में। और फिर ये कब की कहानी है, ये 1286 से लेकर के 1290 तक, ये 1286 से लेकर के 1290 तक ये सारी कहानियां इसके अंदर है। ये मतलब ये परिस्थितियां हुई थी। क्यूमर्स को इसने फिरोज खिलजी ने किडनैप किया था, केकूबाद की हत्या की थी और इसको यहाँ पे ये उत्तराधिकारी बनाया गया और ये सब ये 4 साल के अंदर हुआ था। और फिर 1290 के अंदर खिलजी वंश का उदय होता है। खिलजी मतलब निम्न कुल के गुलाम कहे जाते हैं। तो ये मतलब उसके बाद ये निम्न कुल के गुलाम कहा जाता है इतिहास में। तो ये निम्न कुल के गुलाम थे। तो फिर क्या करता है फिरोज खिलजी 70 साल की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में क्या करता है, अपनी राज गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की। और फिर खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो खिलजी वंश हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरे को एक बात, आप सबसे पहले तो मेरे को सुनना है आपको। बलबन का एक पुत्र था शहजादा महमूद, दूसरा बुगरा खां। बलबन ने क्या किया था, शहजादा महमूद, ये जो मंगोल आक्रमण हुए थे उसके टाइम पे ये शहजादा महमूद मर गया था। तो बलबन ने क्या किया था, शहजादा महमूद के पुत्र के खुसरो को उत्तराधिकारी बना दिया था। और ये जो बुगरा खां था ना, ये भाग गया था, 3 साल तक मतलब आया ही नहीं था। तो इसने क्या किया था, इसको उत्तराधिकारी बना दिया था, ये नहीं आया था। तो फिर इसका पुत्र होता है केकूबाद, केकूबाद की हत्या कर देता है फिरोज खिलजी। और केकूबाद का एक पुत्र था क्यूमर्स, अल्पवयस्क पुत्र मतलब नाबालिग कह सकते हो आप। तो उसको फिरोज खिलजी ने किडनैप कर लिया और फिर इसकी हत्या कर दी और फिर अपना शासन स्थापित करता है। 70 साल की उम्र में खिलजी सल्तनत का शुरुआत होती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये सब आते हैं। तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये क्लास। तो दोस्तों अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। इस क्लास को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो। और अगर आपका कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग पहली बार आए हो तो। और चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाओ। और ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पता है आपको क्या करना है। 5 अगस्त को लाइव टेस्ट होने वाला है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फ्री में है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।